नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। भारत ने ग्वादर पोर्ट जैसे अनमोल गिफ्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया? आजादी के बाद ग्वादर पोर्ट भारत को मिलने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ? ब्रिटिश रूल की तरह चीन ने पाकिस्तान पर शासन करना कैसे शुरू कर दिया है? किसी भी देश की जमीन हड़पने से पहले चीन कौन सी दो लाइन बोलता है? गलवान घाटी इंसिडेंट पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्यों है? क्या बलूचिस्तान में अब चीनी शासन देखने को मिलेगा? वीडियो में जानेंगे इन सभी जवाबों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। पहला सवाल, आजादी के बाद भी भारत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को एडमिनिस्टर कैसे करता है? कुछ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के मुताबिक 1947 में मिली आजादी के बाद भारत और ओमान के रिश्ते काफी अच्छे थे। इस कारण सुल्तान ऑफ ओमान के बिहाफ पर भारत ग्वादर को एडमिनिस्टर करता है। अगला सवाल, खान ऑफ कलात कौन थे? दोस्तों, खान ऑफ कलात को आप अभी के लिए बलूचिस्तान का हेड मान लीजिए, जिन्हें जिन्ना के द्वारा जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार बलूचिस्तान को भूटान की तरह आज़ादी मिलनी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। इसी कारण आज आपको बलूचिस्तान में मिलिटेंसी देखने को मिलता है। अब चीन इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीएलए में बम धमाके के कारण उसके भी होश उड़े हुए हैं। अगला सवाल, आजादी के बाद भारत को किसने ग्वादर पोर्ट गिफ्ट के रूप में ऑफर किया था? दोस्तों, कथित तौर पर जब खान ऑफ कलात को ओमान के सुल्तान ने कहा कि आप ग्वादर पाकिस्तान के हवाले कर दो, ऐसे में ओमान के सुल्तान ने ग्वादर का ऑफर पहले भारत को दिया, लेकिन जब भारत ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने इसे सितंबर 8, 1958 को मात्र $3 मिलियन में पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अगला सवाल, ग्वादर पोर्ट को लेकर भारत ने कौन सा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया? मुझे लगता है कि ओमान के सुल्तान ने भारत को ग्वादर के रूप में एक प्राइसलेस गिफ्ट ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इस गिफ्ट को इनकार करके एक ह्यूज मिस्टेक कर दी थी और इसे आज़ादी के बाद एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना जा सकता है, क्योंकि अब इस इलाके में चाइनीज नेवी की मौजूदगी बढ़ चुकी है, जो निश्चित तौर से भारत के लिए बड़ा खतरा है। अगला सवाल, बलूचिस्तान के लोग चीन के खिलाफ बम धमाके क्यों करते हैं? दोस्तों, पिछले कई मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा और सुना होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ टारगेटेड हमले किए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। बलूचिस्तान के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो भी पहले भारत का हिस्सा रह चुके हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। उन्हें पता है कि कॉलोनियल रूल में शुरुआत में कैसा असर होता है और फिर बाद में वो कैसे दमन और अतिक्रमण का गोदाम बन जाता है। कॉलोनियलिस्ट हमेशा एक दिखावे की चादर ओढ़ कर आते हैं, जिनका नाम होता है ट्रेड एंड बिजनेस, जो अपने असली रंग तब दिखाते हैं जब वो उस टेरिटरी पर पूरी तरह सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसे वो कॉन्कर करना चाहते हैं। चीन ने तिब्बत, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ इलाकों में ऐसा ही रंग दिखाया और अब पाकिस्तान की बारी है। चीन का वन बेल्ट वन रोड अपने दायरे में तो ब्रेथ टेकिंग है, पर अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये वही कर रहा है जो ब्रिटिश एम्पायर ने 19वीं सदी में किया था, नए बाजार खोलना, नए ट्रेड रूट्स बनाना, सुएज से संघाई पर पावर प्रोजेक्ट करना, ऐसे अलायंसेस सेटअप करना जो इंडो पैसिफिक को एक विशाल प्रभाव क्षेत्र में बदल दिया, जिसे कलकत्ता से कंट्रोल किया जाता था। ठीक वही काम अब चीन अपने वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी से कर रहा है। ग्वादर के माध्यम से वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। सीपैक के माध्यम से चीन पूरे पाकिस्तान में चाइनीज कल्चर और चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है। ठीक यही काम ब्रिटिशर्स भी करते थे। इसी कारण बलूचिस्तान के लोग चीन से बेहद नाराज हैं। दरअसल अंग्रेजों के शासन से पहले अपना भारत छोटे छोटे डायनेस्टी और किंगडम में बिखरा हुआ था, जहां राजा महाराजा एक दूसरे को हराने के लिए विदेशी ताकतों का अक्सर सहारा लेते थे और अंत में वो सभी मुगल सल्तनत जैसी विदेशी ताकतों के गुलाम बन गए। ठीक वही हाल अब पाकिस्तान का है, जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स और अपने पड़ोसी भारत को हराने के लिए चीन का सहारा ले रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे चाइनीज कॉलोनियल रूल की तरफ बढ़ रहा है, जो हमें ब्रिटिश रूल की याद दिलाता है। बलूचिस्तान के लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले उन लोगों को ही चीन का गुलाम बनाया जाएगा। ग्वादर के आसपास रहने वाले बलूचिस्तान के निवासी सबसे पहले चीन के हाथों बलि के बकरे बनाए जाएंगे। जिस प्रकार 24 अगस्त 1608 में ब्रिटिशर्स अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए सबसे पहले सूरत में एंट्री करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए थे,
ठीक उसी प्रकार चीन ग्वादर के बहाने पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा करेगा और फिर धीरे धीरे इस्लामाबाद, पीओके, कराची, पंजाब पर कब्जा कर सकता है। अगला सवाल, गलवान घाटी इंसिडेंट पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्यों है? दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि चीन किस चरित्र का देश है। जब तक आप उसके साथ चलोगे तब तक वो आपको लड्डू खिलाएगा, लेकिन जैसे ही आपने उसके खिलाफ एक भी कदम उठाया वो आपको तोप के गोले खिलाएगा। जैसे कि पहले भारत चीन के साथ हाँ में हाँ मिलाकर आराम से काम करता था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही भारत धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करता है, ठीक वैसे ही चीन ने गलवान वैली में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। ठीक यही कारण चीन भविष्य में पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है। जब तक पाकिस्तान चीन के हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक उसे खाने को लड्डू मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो चीन के खिलाफ एक भी कदम उठाएगा उसके ऊपर कोड़े बरसने शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल, दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन कौन सी चाल चलता है? दूसरे देशों की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए चीन 2 तर्क देता है। पहला ये कि आज से कई हजारों साल पहले ये इलाका चीन का हुआ करता था, और दूसरा तर्क ये इलाका हमारे सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। बस ये 2 लाइन बोलकर चीन किसी भी देश की टेरिटरी को कब्जा कर लेता है। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। तिब्बत को कब्जा करने के समय चीन ने कहा था कि मंगोल डायनेस्टी के समय तिब्बत चीन का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार चीन एक दिन पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार संपूर्ण सृष्टि पहले एक ही थी। फिर चीन ने यह भी कहा कि तिब्बत हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह से तो चीन के तकरीबन 15 से 18 देश के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, और फिर एक दिन वो सुरक्षा का हवाला देकर इन सभी देशों की टेरिटरी को आसानी से कब्जा कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा क्यों किया था। नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स और जमीन की भूख में चीन पागल हो जाता है। अपने लालच के चक्कर में चीन ने तिब्बत के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान लाखों तिब्बतियन रिबिलियन की हत्या कर दी गई, और फिर 20 मार्च 1959 को हजारों तिब्बतियन को मारते हुए चीन ने तिब्बत की राजधानी लहासा पर कब्जा कर लिया। और तब 30 मार्च 1959 को दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया की शरण में पहुंचे थे। तिब्बत पर कब्जा करने के ठीक 3 साल बाद चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए 1962 में हमारे तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले अक्साई चीन लैंड एरिया कैप्चर कर लिया। इसके बाद उसने 1963 में पाकिस्तान से पीओके का शशगाम वैली वाला इलाका भी हड़प लिया। यह इलाका भी भारत का है। इस तरह से चीन ने भारत के तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद 1989 में चीन ने वियतनाम पर हमला करके उसके कई शहरों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चीन ने तकरीबन 30 से 40,000 वियतनामी सैनिकों को बेरहमी से मार दिया। हालांकि बाद में चाइनीज ट्रूप्स ने वियतनाम से विड्रॉ कर लिया। इससे पहले 1974 में चीन ने वियतनाम के पार्सल आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। 1994 में एक ट्रीटी के अनुसार कजाकिस्तान और चीन के बीच एक डिस्प्यूटेड इलाके का तकरीबन 22% हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार चीन रूस के 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पर अपना दावेदारी ठोकता है। इसी प्रकार चीन ने साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस, बुर्नेई, मलेशिया के कई इलाकों पर कब्जा करके आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं। 1994 में चीन ने फिलीपींस के कोस्टल इलाके से मात्र 250 माइल्स की दूरी पर स्थित साउथ चाइना सी के मिस्चीफ रीफ इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, जो फिश स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व से भरा हुआ इलाका है। मिस्चीफ रीफ पर आज चीन के मिलिट्री तैनात है। यूनाइटेड नेशन की समुद्री कानून की ध्वजा उड़ाते हुए चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। कब्जा करते वक्त चीन ने कहा कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हिस्टोरिकल चीन का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि जब पाकिस्तान पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो जाएगा तो क्या उस स्थिति में भारत को पाकिस्तान की मदद करने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।